गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द पार्ट 3 ऑफ कैपिटल बस्टिंग रिवीजन। राइट, कोशिश पूरी करेंगे कि पार्ट 3 पे खत्म हो जाए। जरूरत पड़ी तो पार्ट 4 की तरफ भी मूव करेंगे हम। राइट, अगर कुछ क्वेश्चंस बाकी रह गए तो इस पार्ट 3 में हम क्या करने वाले हैं उसका मैं कल आपको बैकग्राउंड दे चुका था। अगर किसी ने अब तक पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं किए हैं तो पहले उन वीडियोस को देखना आपके लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि पार्ट 3 इज जस्ट कनेक्शन टू डेट। यहाँ बहुत सारे रेफरेंसेस यूज होंगे जो हम पार्ट 1 और पार्ट 2 में कवर कर चुके हैं। तो अगर किसी ने डायरेक्ट वीडियो खोला है तो पार्ट 1 और पार्ट 2 कवर करने के बाद खोले, ज्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए। चलो, इस पार्ट 3 में हम क्या करने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूं। पार्ट 3 में हम कुछ 3-4 चीजें करेंगे। एक, हम प्रोजेक्ट एनपीवी वर्सेस इक्विटी एनपीवी का कंसेप्ट समझेंगे। प्रोजेक्ट एनपीवी वर्सेस इक्विटी एनपीवी, जिसका कंसेप्ट हमने पार्ट 1 में कवर किया था, आज उसका क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद ब्लॉक ऑफ असेट थ्योरी को समझेंगे। ब्लॉक ऑफ असेट थ्योरी में स्पेशली डेप्रीशिएशन और कैपिटल गेन की कैलकुलेशन कैसे होती है, तो हम स्पेशली वही क्वेश्चन लेंगे जहां केवल ये कैलकुलेशन है, बाकी एनपीवी नॉर्मल तो वो नहीं लेंगे। ब्लॉक ऑफ असेट थ्योरी को इंडिविजुअली समझने की कोशिश करेंगे। तो ब्लॉक ऑफ असेट थ्योरी, उसके बाद हम इस चैप्टर में इस पार्ट में लेंगे आईआरआर एंड एमआईआरआर, आईआरआर और मॉडिफाइड आईआरआर। और उसके बाद एक आखिरी कंसेप्ट हम लेंगे पीआई, जिसमें कुछ ज़्यादा खास ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें, सारे कंसेप्ट्स एनपीवी वाले यूज हो जाएंगे। तो ये कुछ हम कवर करने वाले हैं। इसके सारे क्वेश्चंस, सारे कंसेप्ट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। हालांकि क्वेश्चंस जब करेंगे तो ऑटोमेटिक कंसेप्ट भी आपके रिवाइज होते हुए जाएंगे। तो बिना किसी देरी किए हम पहुंचते हैं प्रोजेक्ट एनपीवी वर्सेस इक्विटी एनपीवी के क्वेश्चन पे। ये आपके नोट्स का क्वेश्चन नंबर 21, राइट, जो प्रोजेक्ट एनपीवी और इक्विटी एनपीवी को रिप्रेजेंट कर रहा है। वापस से रिकॉल करवा दूं आपको, प्रोजेक्ट एनपीवी का मतलब ये है कि हम प्रोजेक्ट को एज ए प्रोजेक्ट इवेल्युएट कर रहे हैं। मतलब प्रोजेक्ट में जितने भी मनी के प्रोवाइडर्स हैं उन सबको हम ओनर मान रहे हैं। मनी के जितने भी प्रोवाइडर्स हैं उन सबको हम ओनर्स मान ले। स्पेशली लॉन्ग टर्म डेट वाला जो बंदा है, राइट, उसको भी हम ओनर ही मान रहे हैं। मतलब उससे रिलेटेड जो भी पैसा आएगा और जाएगा उसको इनफ्लो और आउटफ्लो नहीं मानेंगे, स्पेशली फ्रॉम लॉन्ग टर्म डेट। शॉर्ट टर्म को हम नहीं मान रहे ओनर, क्योंकि वो तो शॉर्ट टर्म है, थोड़े दिन बाद प्रोजेक्ट से निकल जाएगा। इक्विटी एनपीवी में हम क्या कर रहे हैं कि इक्विटी एनपीवी में हम केवल शेयर होल्डर्स को ओनर मान रहे हैं, जो कि एक्चुअल ओनर्स है कंपनी के, कि शेयर होल्डर्स के एंगल से ही करेंगे। मतलब उसके अलावा इर्द गिर्द जितने भी बंदे होंगे उन सबका पेमेंट का लेना देना सब रिकॉर्ड करेंगे। पैसा आया तो प्लस करेंगे, पैसा गया तो माइनस करेंगे, बस इतना फर्क है। एक को हम प्रोजेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज कर रहे हैं और दूसरे को हम ओनर पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज कर रहे हैं। करेक्ट है, ठीक है। अब इसमें बस इतना ध्यान रखना है, लॉन्ग टर्म वाले कैश फ्लो प्रोजेक्ट एनपीवी में रिकॉर्ड नहीं किए जाएंगे और इक्विटी एनपीवी में लॉन्ग टर्म वाले कैश फ्लो रिकॉर्ड किए जाएंगे। बस इतना फर्क है, बाकी एनपीवी जैसी हम करते हैं वैसी ही है, ये कोई फर्क नहीं है। चलो क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम। टोटल कॉस्ट ऑफ प्लांट जिसकी लाइफ 4 साल है 300 लाख का है। 300 लाख का आपका टोटल प्लांट, ठीक है। ये तो इनिशियल में कॉस्ट है, ठीक है। प्लांट इज टू बी फाइनेंस्ड बाय 12% डेट, 12% डेट एंड इक्विटी, सो एज टू मेंटेन द डेट इक्विटी रेशियो ऑफ 2:1। मतलब 2:1 में हम प्लांट को फाइनेंस करेंगे, राइट, यानी कि 200 आपका डेट होगा और 100 आपका इक्विटी होगा। करेक्ट। और आगे बढ़े, एनुअल अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ईबीडीटी, ईबीआईटी, इवन ईबीआईडीटी सब कुछ है। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, डेप्रीशिएशन एंड टैक्स, ईबीडीआईटी, राइट, वो आपको 200 दिया है। मतलब इसमें से हम लेस करेंगे डेप्रीशिएशन, लेस करेंगे इंटरेस्ट, राइट, लेस करेंगे टैक्स, एड बैक करेंगे डेप्रीशिएशन, तो हम पहुंचेंगे सीएफएटी पे, ठीक। और आगे गए, टैक्स रेट 50% है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 9% है। और ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब पता है, ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल टॉपिक में हमने पढ़ा था कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब ये WACC है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसको आप KO भी बोल सकते हो, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, राइट। इट्स नॉट इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल की ये KD, KE, KP ऐसा रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ये KO है। अब आपको एक और ध्यान रखने की जरूरत है कि जल्दबाजी में ऐसा हो सकता है कि हम 9% पे प्रोजेक्ट को इवेल्युएट कर दे, दोनों प्रोजेक्ट को,
लेकिन आपको एक ध्यान रखना होगा यहाँ पे कि 9% से दोनों प्रोजेक्ट को इवेल्युएट नहीं करना है। आपको ये ध्यान रखना है कि 9% से प्रोजेक्ट एनपीवी को इवेल्युएट करना है, क्योंकि प्रोजेक्ट एनपीवी की डिस्काउंटिंग रेट होती है क्यू। लेकिन इक्विटी एनपीवी को जब एनालाइज कर रहे होंगे तो इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, अगर कोई इंफॉर्मेशन ना हो तो फिर हम 9% पे दोनों प्रोजेक्ट को कर लेंगे। लेकिन अगर कोई इंफॉर्मेशन है जिससे हम के निकाल सकते हैं तो फिर इक्विटी एनपीवी शुड बी एनालाइज्ड विथ के। और इस क्वेश्चन में हम के पे पहुंच सकते हैं, राइट। कॉस्ट ऑफ कैपिटल टॉपिक हमने पढ़ा है। तो ये WACC आपके 9% है। आपके पास दोनों इक्विटी और डेट का वेट है। डेट की कॉस्ट है आपके पास बिफोर टैक्स है, जिसको आफ्टर टैक्स कर दोगे तो 6% आ जाएगा। तो क्या इक्विटी की कॉस्ट मिसिंग नहीं आ जाएगी? आ जाएगी। WACC है, सब कुछ है पूरी इक्वेशन में, आपको केवल इक्विटी की कॉस्ट मिसिंग है, राइट। वेट ऑफ इक्विटी है, वेट ऑफ डेट है, कॉस्ट ऑफ डेट है, ओवरऑल कॉस्ट है, सब कुछ आपको गिवन है, करेक्ट। तो ये सब कुछ गिवन है, केवल के ही मिसिंग है, तो बहुत आसानी से आप निकाल पाओगे, ठीक है। चलो दोनों क्वेश्चन करें हम, कैलकुलेट प्रोजेक्ट एनपीवी और इक्विटी एनपीवी। तो चलो दोनों एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में सबसे पहले हम निकालते हैं प्रोजेक्ट एनपीवी। ठीक है, प्रोजेक्ट एनपीवी में इनिशियल कैश फ्लो क्या होगा? तो बोले प्लांट खरीदा हमने, प्लांट खरीदा तो भैया 300 का खर्चा होगा। तो परचेज ऑफ प्लांट, परचेज ऑफ प्लांट कितना? 300 लैक्स आपका आउटफ्लो होगा। हम कर रहे हैं सारा रुपीज इन लैक्स, राइट। अब जितने भी फिगर्स हम लिखेंगे वो रुपीज इन लैक्स ही होंगे। 300 लाख का खर्चा होगा। वो लोन आया, उसका इनफ्लो भी काउंट होगा क्या? वो जो लोन आया आपका कि यार 200 का लोन भी तो आएगा, लोन का इनफ्लो काउंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम प्रोजेक्ट एनपीवी कर रहे हैं, तो इसमें लॉन्ग टर्म डेट के सारे जितने भी ट्रीटमेंट है सब क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे। यही फर्क है बस प्रोजेक्ट एनपीवी और इक्विटी एनपीवी। अब एग्जाम में आपके एक और डाउट आ सकता है कि इस एग्जाम में अगर क्वेश्चन क्लियरिटी के साथ ना हो कि यार प्रोजेक्ट एनपीवी निकालना, इक्विटी एनपीवी निकालना और लॉन्ग टर्म डेट दे दिया हो तो हम क्या करेंगे? तो बाय डिफॉल्ट आपको हमेशा इक्विटी एनपीवी कैलकुलेट करना होता है, मतलब डेट के सारे कैश फ्लोस को रिकॉर्ड करना होता है। आया तो प्लस, गया तो माइनस, इंटरेस्ट है तो माइनस करेंगे हम, वो सब करेंगे जब तक स्पेसिफिकली क्वेश्चन ये ना बोले कि कैलकुलेट प्रोजेक्ट एनपीवी। तो प्रोजेक्ट एनपीवी के बारे में क्वेश्चन बोलेगा तो हम ये इस टाइप का स्पेशल ट्रीटमेंट हम लेंगे, अदरवाइज हम जनरल क्वेश्चन जैसा करते हैं वैसा ही करते हुए जाएंगे, करेक्ट। चलो इसके बाद हम गए एनुअल कैश फ्लोज में। बहुत आराम से इत्मीनान से करेंगे, सारे कॉपी पेन कैलकुलेटर्स तैयार रखना बस, राइट, क्योंकि जरूरत पड़ेगी उसकी। अब क्या होगा, एनुअल कैश फ्लो में हम 4 साल की टेबल बनाएंगे। लेकिन हालांकि मैं बता दूं आपको 4 साल की टेबल बनाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, मैं कॉलम बना रहा हूं, लेकिन 4 साल की टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हर साल के डेटा आपके सेम है। तो लास्ट में मल्टीप्लाई, जब CFAT आएगा ना, लास्ट में मल्टीप्लाई प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर करने की बजाय हम प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर कर देंगे अगर एक ही साल का डेटा है। तो बात एक ही है, यहां पे सीधा टोटल प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा। आपको पता होगा ये कंसेप्ट TVM का। इवन कैश फ्लोज आर इक्वल, 4 कैश फ्लो इक्वल है। अब चारों को अलग अलग फैक्टर से मल्टीप्लाई करने की बजाय एक सिंगल कैश फ्लो ले लो और सारे फैक्टर्स के टोटल से मल्टीप्लाई कर दो। इट इज वन ऑफ द सेम थिंग, राइट। तो हमारा टाइम बच जाएगा और एग्जाम में भी हमें ऐसा करना अलाउड है कि अगर कैश फ्लो सेम है, अगर 10 साल का प्रोजेक्ट है, 20 साल का प्रोजेक्ट, तो हम तो इतने थोड़ी बनाएंगे, राइट। तो अगर कैश फ्लो सेम है तो आप एक सिंगल ईयर की टेबल बना सकते हो, ईयर 1, राइट। मैं जा रहा हूं EBDIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, डिप्रीशिएशन, इंटरेस्ट एंड टैक्स। आप बोलोगे सर इंटरेस्ट तो हर साल अलग अलग होगा, इंटरेस्ट को रिकॉर्ड ही नहीं करना है। प्रोजेक्ट एनपीवी की बात कर रहे हैं हम, इक्विटी एनपीवी में जाएंगे तो हम टेबल अवॉइड नहीं कर पाएंगे, राइट। माइंड में आ सकता है कि इंटरेस्ट तो हर साल अलग अलग होना है, तो तय है, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो आप, लेकिन यहां पे इंटरेस्ट इग्नोर है, राइट। तो इंटरेस्ट आना ही नहीं। अब आपका EBDIT सेम है, राइट। डिप्रीशिएशन SLM है तो वो भी सेम है, करेक्ट। तो PBT सेम आएगा, टैक्स लेस करोगे तो PAT सेम आएगा, तो CFAT भी आपका सेम ही आएगा, एड बैक डिप्रीशिएशन। दैट्स व्हाई मैं वो टेबल अवॉइड कर रहा हूं, राइट। 200 लैक्स, 200 लाख आपका क्या हो गया?
EBDIT माइनस क्या करेंगे, डेप्रीशिएशन, इंटरेस्ट होगा नहीं, राइट, माइनस इंटरेस्ट होगा नहीं। डेप्रीशिएशन कितना आएगा, डेप्रीशिएशन 300 का प्लांट है, 300 का प्लांट है, सॉल्वेज वैल्यू कुछ है नहीं, डिवाइड बाय सीधा 4 कर देंगे, लाइफ 4 ईयर्स है, 75 का डेप्रीशिएशन आ जाएगा। तो 75 डेप्रीशिएशन हम लेस कर देंगे, इंटरेस्ट लेस होगा नहीं, तो ये आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना 125, माइनस करेंगे हम टैक्स एट द रेट 50%, तो 125 डिवाइड बाय 2 62.5 आई थिंक 62.5, तो ये आ जाएगा आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना, वो भी 62.5 ही आएगा। एड बैक कर देंगे हम इसमें डेप्रीशिएशन 75, तो हम पहुंच जाएंगे CFAT पे, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स 62.5 प्लस 75, तो 137.5, करेक्ट। अब ये 137.5 आप 4 टेबल बनाते तो चारों जगह आता, तो मल्टीप्लाई प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर करते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, और फिर टोटल करते हैं। मैं यहाँ एक शॉर्टकट क्या यूज कर रहा हूं कि मैं मल्टीप्लाई प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर की बजाय प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर कर दूंगा, राइट, एट द रेट कितने परसेंट का, 9% का फॉर 4 ईयर्स, 4 साल का 9% का प्रेजेंट वैल्यू का फैक्टर का टोटल, ठीक है। 9% कहां से आया, ये आपको WACC दिया है, क्योंकि प्रोजेक्ट NPV निकाल रहे हैं तो यहाँ तो KO से ही एनालाइज होगा, करेक्ट। तो 1 डिवाइडेड बाय 1.09, 1 डिवाइडेड बाय 1.09, 4 बार इक्वल टू 1 2 3 4 और GT। जब हम ऐसा करेंगे तो ये आएगा 3.2397, ये हमारा प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर आ गया। तो सीधा सीधा इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा, राइट। तो 137.5 मल्टीप्लाई 3.2397, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 445.46 लैक्स, करेक्ट। टर्मिनल कैश फ्लो की अगर तरफ जाए तो टर्मिनल कैश फ्लो कुछ है नहीं, सॉल्वेज वैल्यू कुछ है नहीं, वर्किंग कैपिटल कुछ है नहीं, राइट, ऊपर से ये कोई भी ट्रीटमेंट हमको करना नहीं, तो ये फाइनल आंसर आपका आ जाएगा, राइट। एनपीवी पे पहुंच गए आप। एनपीवी कितनी कि हम इसमें से 300 लैक्स लेस कर देंगे तो एनपीवी आ जाएगी, करेक्ट है क्या? ये एनपीवी हमारी आ गई कितनी, 145.46 लैक्स पॉजिटिव। ये प्रोजेक्ट एनपीवी हो गया। क्या आसान है प्रोजेक्ट एनपीवी, कुछ भी नहीं करना, लॉन्ग टर्म कैश फ्लोज को इग्नोर करना है, उसके बाद नॉर्मल जैसी एनपीवी हम निकालते हैं वैसी की वैसी एनपीवी निकालनी। चलो अब हम आते हैं इक्विटी एनपीवी की तरफ। इक्विटी एनपीवी, इक्विटी एनपीवी में क्या होगा, इनिशियल एनुअल टर्मिनल जैसा है वैसे ही बनेगा, लेकिन कुछ चेंजेस के साथ कि लॉन्ग टर्म कैश फ्लोज को जो हमने अब तक इग्नोर किया था उसको हम कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। परचेज ऑफ प्लांट, परचेज ऑफ प्लांट कितना है, परचेज ऑफ प्लांट 300 लैक्स, ये आउटफ्लो ही है, करेक्ट। तो अब लॉन्ग टर्म लोन से रिलेटेड फंड जो होगा वो लोन हमने कितना लिया, 200 का हमने लोन ले लिया, तो हमारी पॉकेट से, शेयर होल्डर्स की पॉकेट से जो आउटफ्लो हुआ वो केवल 100 का ही हुआ, राइट। शेयर होल्डर्स के एंगल से हम पूरा एनालाइज कर रहे हैं, तो 100 लैक्स का आउटफ्लो हो गया, करेक्ट, 200 का इनफ्लो हो गया, ठीक। अब हम गए किसमें, एनुअल कैश फ्लोज की तरफ। एनुअल कैश फ्लो में 4 साल की टेबल यहां अवॉइड नहीं की जा सकती, राइट। क्यों नहीं की जा सकती, क्योंकि 4 साल की जो इंटरेस्ट है वो हर साल का अलग अलग है, राइट। पर्टिकुलर्स ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, राइट। अमाउंट इन लैक्स, वो सब कुछ फॉर्मेट का हिस्सा है, एग्जाम में मत भूलना। मैं बार बार याद इसीलिए दिलाता हूं कि ध्यान में रहे, टेबल जैसे ही बनाई वैसे ही वो सारी फॉर्मेटिंग पार्ट आपके माइंड में आ जानी चाहिए। EBDIT 200 200 200 200, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। माइनस डेप्रीशिएशन करेंगे तो ये भी 75 75 75 75, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। ये वही है जो हमने पिछली बार भी किया था। एक चीज एक्स्ट्रा आई, वो क्या आई, इंटरेस्ट। आप बोलोगे प्रिंसिपल भी तो आएगा, लेकिन वो टैक्स के बाद आएगा, क्योंकि उस पर टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलता है, तो इसलिए प्रिंसिपल एलिमेंट को हम नहीं ले रहे।
अब यहाँ पे भी वैसे ही कर देते हैं कि 200 है, इंस्टॉलमेंट में है तो 50 50 50 50 की 4 इंस्टॉलमेंट कर देते हैं, और इंटरेस्ट हम ऐसे कैलकुलेट करते हुए जाते हैं कि पहला इंटरेस्ट 200 पे, दूसरा इंटरेस्ट 150 पे, तीसरा, ये कल कल जो हमने पार्ट 2 में एक क्वेश्चन किया था, याद होगा आपको, राइट। आज मैं वो वाला तरीका भी बता दूंगा इफ टाइम परमिट, कि अगर हमें इंस्टॉलमेंट वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाले फॉर्मूले से लगानी होती है तो वो लोन अमोर्टाइजेशन शेड्यूल वगैरह कुछ बनाना होता है, वो कैसे बनता है, तो इसके बाद हम वो भी कोशिश करेंगे कि अगर वैसा इंटरेस्ट निकालना होता तो क्या होता। क्वेश्चन इज नॉट क्लियर अबाउट दैट, एग्जाम में आप दोनों में से कोई भी एक कंसेप्ट फॉलो कर सकते हो, राइट। यहां पे इंटरेस्ट हम पहला वाला ले रहे हैं 200 पे, कितना परसेंट, 12%, राइट। 200 पे 12% का डेट पे इंटरेस्ट लग रहा है तो लगेगा 24, करेक्ट। उसके बाद 150 पे लगेगा, 150 पे लगेगा तो कितना लगेगा 18, फिर 12, फिर 6, करेक्ट। तो 6 लाख से कम होता हुआ जाएगा इंटरेस्ट, क्योंकि 50-50 से आपका क्या हो रहा है, लोन का रीपेमेंट होता हुआ जा रहा है। तो ये आ गया आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स, PBT। बताओ कितना कितना आया, 200 माइनस 75 माइनस 24, तो ये आया 101, फिर 200 माइनस 75 माइनस 18, तो ये आया 107, राइट। 6 के फर्क आएगा, 200 माइनस 75 माइनस 12, तो ये आएगा 113, राइट। तो अगला आप सीधा भी लिख सकते हो 119, राइट। 6 से बढ़ रहा है क्योंकि 6 से इंटरेस्ट कम होता हुआ जा रहा है, करेक्ट। माइनस टैक्स करेंगे हम एट द रेट 50%, तो आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, करेक्ट। ये आ जाएगा 50.5, सीधा मैं ये लिख रहा हूं 107 को 50% करेंगे तो 53.5, 113 डिवाइडेड बाय 2 कर दिया तो ये आ गया 56.5। एक अंदाज आप और लगा सकते हो कि यहाँ 3 का डिफरेंस आएगा, राइट। तो यहाँ आप सीधा लिख सकते हो 59.5, करेक्ट। एड बैक कर देंगे हम इसमें क्या, डिप्रीशिएशन, तो CFAT पे पहुंच जाएंगे। तो तरीका वही है, कैलकुलेशन सब कुछ वैसे ही है, बस केवल इंटरेस्ट आ गया, CFAT पे पहुंच जाएंगे। डिप्रीशिएशन कितना है, 75 सब जगह, तो ये 75 ऐड ऑन कर दो, ठीक है। तो 50.5 प्लस 75, तो ये आ गया 125.5, राइट। अब 3 का डिफरेंस जोड़ते हुए जाओ, 128.5, 131.5 और 134.5, क्रॉस चेक कर लेना, करेक्ट। अभी इसके बाद इसमें और भी कुछ है, राइट, कि CFAT इज नॉट फाइनल आंसर जिससे हम मल्टीप्लाई टाइम वैल्यू ऑफ मनी, मल्टीप्लाई प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कर दे, क्योंकि वो 50-50-50-50 का जो प्रिंसिपल का अमाउंट है वो भी तो हमारी पॉकेट से आउटफ्लो है, टैक्स बेनिफिट नहीं मिला इसलिए ऊपर नहीं लिखा, अभी तो लिखेंगे। तो माइनस हम इंस्टॉलमेंट जो पे करेंगे, राइट, कौन सा वाला एलिमेंट, केवल प्रिंसिपल वाला, 50 50 50 और 50, ये हम लेस कर देंगे क्योंकि 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट हमने ली। तो ये नेट CFAT आ जाएगा हमारा, नेट कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। तो ये आ गया 75.5, राइट। अब आ जाएगा 78.5, 81.5, 3 का डिफरेंस है, 84.5, करेक्ट। मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से, मल्टीप्लाई प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, लेकिन ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 9% से नहीं होंगे, ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट KE से होंगे, एट द रेट KE। अब ये KE की कैलकुलेशन कैसी है, ये वर्किंग नोट में हमें बनानी होगी, तो यहां वर्किंग नोट बना लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ KE। कैसे आएगा KE के, WACC का एक फॉर्मूला होता है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, WACC इज इक्वल टू KD इंटू D प्लस KE इंटू E डिवाइडेड बाय D प्लस E। हालांकि D प्लस E जो है वो वेट, गेटिंग माई पॉइंट, तो डिवाइडेड बाय D प्लस E। चलो इसी फॉर्मूले को लगा लेते हैं। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल 9 है, KD कितना है 6 किससे आया, बोले 12% था, 12% को आफ्टर टैक्स किया क्योंकि I इंटू 1 माइनस 3 तो करेंगे हम, फॉर्मूला तो वैसे ही, इंटू 2 वेट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस KE हमें नहीं पता, इंटू 1 डिवाइडेड बाय 3, करेक्ट। चलो इसको पूरे को सॉल्व करो, तो ये 3 इधर आएगा,
तो कितना बन जाएगा 27 इज इक्वल टू 12 प्लस के, राइट। तो 27 माइनस 12 कर देंगे तो के आ जाएगा 15%। तो के इज इक्वल टू 15%। यू कैन क्रॉस चेक इट ऑल्सो, राइट, कि इसको इक्वेशन में रख के देख लो कि 6 इंटू 2 प्लस 15 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 3 करें तो हमारा WACC मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो वो आंसर आता है। तो के इज एट द रेट 15% से फैक्टर्स निकालेंगे। तो 1 डिवाइडेड बाय 1.15 ये आ जाएगा 0.8696.7565.6518, राइट। ये हमने निकाल ली वैल्यूज। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा और उस प्रेजेंट वैल्यू का टोटल आ जाएगा हमारे पास इसके बाद, राइट। तो फिर टोटल प्रेजेंट वैल्यू कर देंगे। तो निकाल के बताओ जरा एक बार, राइट। मैं डायरेक्ट टोटल लिख रहा हूं, राइट, कैलकुलेटर पे सॉल्व करके मैं डायरेक्ट टोटल लिख रहा हूं। आप लोग ये इंडिविजुअल अमाउंट भी लिखोगे एग्जाम में, राइट। 75.5 मल्टीप्लाई 0.8696 मेमोरी प्लस, 78.5 मल्टीप्लाई 0.7561 मेमोरी प्लस, 81.5 मल्टीप्लाई 0.6575 मेमोरी प्लस, 84.5 मल्टीप्लाई 0.5718 मेमोरी प्लस। मेमोरी रिकॉल किया तो इट्स कमिंग 226.91 लैक्स। सब कुछ लैक्स में ही चल रहा है, राइट। अब इसमें से हम 100 लैक्स, क्योंकि स्टार्टिंग में इनिशियल में तो अब 100 का ही आउटफ्लो था, 300 नहीं है, इसमें से हम 100 लैक्स लेस कर देंगे तो हमारी एनपीवी आ जाएगी, वो आएगी नेट प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू 126.91। करेक्ट है 100%। तो ये था प्रोजेक्ट एनपीवी वर्सेस इक्विटी एनपीवी। अब सवाल ये है कि अगर ये वाला इंटरेस्ट जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं ये बैंकिंग के हिसाब से करें, राइट, वो इंटरेस्ट हम ऐसे कैलकुलेट ना करें और इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करें उस फॉर्मूले से। कौन सा वाला फॉर्मूला लगता है इंटरेस्ट कैलकुलेशन में? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी इज इक्वल टू अमाउंट मल्टीप्लाई, याद आ रहा है, प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर। प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर मतलब 1, याद आ रहा है, 1 - 1 अपॉन 1 प्लस r टू द पावर n अपॉन r, उसको हम प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर ही बोलते हैं। अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी है 200, अमाउंट आएगा इंस्टॉलमेंट, प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर आएगा 12% से, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था 12%, तो बैंक तो 12% से इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, तो 12% से जब हम निकालेंगे तो 12% से 4 साल का फैक्टर कितना आएगा 1 डिवाइडेड बाय 1.12, 1 2 3 4 और जीटी, तो इट्स कमिंग 3.0373, राइट। ये आया। तो 200 को डिवाइड कर दें अगर 3.0373 से, तो ये आ जाएगा 65 पॉइंट, देयरफॉर अमाउंट इज इक्वल टू 65.85। ये आपका इंस्टॉलमेंट आ जाए। अब इस इंस्टॉलमेंट को हमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट में अलग करने के लिए एक लोन अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाना पड़ेगा। चलो स्पीडली वो भी देखते हैं हम कि लोन अमोर्टाइजेशन शेड्यूल कैसे बनता है। लोन अमोर्टाइजेशन शेड्यूल में आपको एक ईयर की टेबल बनानी होती है, एक इंस्टॉलमेंट लिखना होता है, एक इंटरेस्ट लिखना होता है, एक प्रिंसिपल लिखना होता है और एक बैलेंस प्रिंसिपल लिखना होता है, राइट। ईयर, इंस्टॉलमेंट, यहां पे इंटरेस्ट एट द रेट 12%, यहां पे प्रिंसिपल और यहां पे लिखेंगे हम बैलेंस प्रिंसिपल, मतलब लोन का कितना बैलेंस चल रहा है। शुरुआत हमेशा 0 से होती है, इसकी ये ध्यान रखना, 1 से मत करना। 0 1 2 3 और 4, ठीक है। 0 में ये कुछ नहीं आएगा, लेकिन 200 का लोन तो ड्यू हो गया। इंस्टॉलमेंट अभी हमने निकाली है, इंस्टॉलमेंट कितनी 65.85, 65.85, 65.85, 65.85 और 65.85। माइंड में एक और चीज आ सकती है, सर ये लोन अमोर्टाइजेशन की जरूरत क्या है? 65.85 सीधा आउटफ्लो है। लोन अमोर्टाइजेशन की जरूरत इसलिए कि इसमें 2 एलिमेंट है, इस 65.85 में प्रिंसिपल भी है और इंटरेस्ट भी है। अब इन दोनों को हम टैक्स के पहले लेस नहीं कर सकते ना, क्योंकि दोनों पे टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता, केवल इंटरेस्ट एलिमेंट पे ही टैक्स बेनिफिट मिलता है। इसलिए इसमें से प्रिंसिपल कितना है और इंटरेस्ट कितना है ये बाइफरकेट करना जरूरी है, ताकि ये वाला अमाउंट टैक्स के पहले आए और ये वाला अमाउंट टैक्स के बाद आए। करेक्ट, समझ पा रहे हो? दैट्स वाई हमें ये लोन अमोर्टाइजेशन बनाना पड़ रहा है,
ठीक है, तो सबसे पहले आपने 200 लाख का लोन यूटिलाइज किया, पूरे साल तक चला, पूरे साल के एंड में ये पेमेंट किया, तो सिंपल बात है कि 200 का लोन यूज किया, 12% के हिसाब से 200 पे इंटरेस्ट लगेगा, तो 200 का 12% मतलब पहले साल का इंटरेस्ट तो 24 ही होगा। और लेकिन आपने पे जो टोटल है वो 65.85 किया, तो 65.85 में से 24 लेस कर देंगे, तो आपने प्रिंसिपल के नाम का लेस किया 41.85। अब 200 में से आपका 41.85 का लोन कम हो जाएगा, तो अगले साल जो लोन कैरी होगा वो 158.15 का होगा। फिर अगले साल 158.15 पे 12% का इंटरेस्ट लगेगा, 158.85 मल्टीप्लाई 12%, तो इट्स कमिंग 18.978 कर देता हूं इसको मैं, राउंडेड ऑफ, राइट। फिर 65 में से हमने इतना पेमेंट कर दिया, 65.85 में से इतना पेमेंट कर दिया, किसका? इंटरेस्ट के नाम का। तो प्रिंसिपल के नाम का कितना पेमेंट होगा? टोटल पेमेंट तो 65 ही किया, प्रिंसिपल के नाम का होगा 46.87। इस लोन में से प्रिंसिपल लेस हो जाएगा, तो माइनस 158.15, तो यह आएगा 111.28, 111.28। फिर इसका 12% करेंगे, तो यह आएगा 13.35। इस 13.35 और 16.85 का डिफरेंस देखेंगे तो आएगा प्रिंसिपल के नाम का 52.50, राइट। 111.28 माइनस 52.5, तो ये आएगा आपका 58.78। बस लास्ट ईयर में आपको ये ध्यान रखना है, लास्ट ईयर में क्योंकि हम फ्रैक्शन में थोड़े से राउंडेड ऑफ करते हुए जा रहे हैं, तो लास्ट ईयर में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा इधर। तो लास्ट ईयर में बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका बैलेंस बचा है वो एज इट इज यहां प्रिंसिपल लिख दो 58.78, बैलेंसिंग फिगर इंटरेस्ट डाल दो, राइट, कि 65.85 और इसका डिफरेंस इंटरेस्ट होगा, तो ये आएगा 7.07। हालांकि इसका 12% भी करोगे तो यही आएगा, लेकिन थोड़ा सा फ्रैक्शन का एरर आएगा, राइट, कि 58.78 का 12% करूंगा तो 7.05 आ रहा है, तो थोड़ा सा फ्रैक्शन का एरर आएगा, डेट्स व्हाई हमें लास्ट ईयर में ऐसा करना होता है। अब आपको कुछ नहीं करना है, इंटरेस्ट की जगह ये लिखना है, प्रिंसिपल की जगह ये लिखना है। जो हमने लिखा 50 50 50 50 उसकी जगह ये, और जो इंटरेस्ट हमने लिखा 24 18 12 6 उसकी जगह ये, बस बाकी कहानी वैसी की वैसी, करेक्ट। तो दोनों क्वेश्चन दोनों टाइप के अलाउड है, एग्जाम में आप कुछ भी कर सकते हो, श्योर। अब हम आगे बढ़ रहे हैं अगले कंसेप्ट की तरफ, वो है ब्लॉक ऑफ असेट थ्योरी। ब्लॉक ऑफ असेट थ्योरी, इसमें क्या होता है, इनकम टैक्स का एक रूल है, जिस रूल में ये बोलता है कि ब्लॉक की इंडिविजुअल असेट का डिप्रीशिएशन नहीं निकलता है, ब्लॉक की एक कंबाइंड वैल्यू निकालो आप और उसका डिप्रीशिएशन निकलता है एक साथ, राइट। और इनकम टैक्स का रूल ये भी बोलता है कि इंडिविजुअल असेट जब हम सेल कर रहे होते हैं तब हम कैपिटल गेन कैपिटल लॉस की कैलकुलेशन नहीं करते हैं, उस ब्लॉक की आखिरी असेट जब बिक्री होती है तब कैपिटल गेन कैपिटल लॉस का कंसेप्ट आता है, करेक्ट। तो इंडिविजुअल असेट के टाइम पे नहीं आता। तो यहाँ पे दो अलग अलग कंसेप्ट है, रिकॉल करवाने की कोशिश कर देता हूँ। इफ देयर इज नो अदर असेट इन द ब्लॉक, इफ देयर इज अदर असेट इन द ब्लॉक, अलग अलग कंसेप्ट है। तो जब अदर असेट होगी इन द ब्लॉक तो आखिरी साल डिप्रीशिएशन कैलकुलेट होगा, लेकिन कैपिटल गेन कैपिटल लॉस नहीं होगा, क्योंकि दूसरी असेट भी है, तो इस असेट को बेचने से कैपिटल गेन अट्रैक्ट ही नहीं हो रहा। और ऐसा लिखा हुआ है कि देयर इज नो अदर असेट इन द ब्लॉक, नो अदर असेट इन द ब्लॉक मतलब कोई और असेट है ही नहीं, ये आखिरी असेट है, ये इसको बेचने जाओगे तो आखिरी साल डिप्रीशिएशन की कैलकुलेशन नहीं होगी, आखिरी साल कैपिटल गेन कैपिटल लॉस की कैलकुलेशन होगी, करेक्ट। तो मॉड्यूल का एक क्वेश्चन है, हम केवल डिप्रीशिएशन समझ लेते हैं, बाकी सब तो नॉर्मल ही है, केवल डिप्रीशिएशन समझ लेते हैं कि ब्लॉक ऑफ एसेट थ्योरी में डिप्रीशिएशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो वो क्वेश्चन है आपके सामने ये मॉड्यूल का, राइट, वो हम पढ़ते हैं और साथ में सॉल्व करते हैं। सपोज ए लिमिटेड एक्वायर न्यू मशीनरी फॉर 1 लाख, मतलब 1 लाख पे डिप्रीशिएशन कैलकुलेट करना है, और डिप्रीशिएशन इज 20% एज पर WDV बेसिस। द मशीन हैज एन एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ 5 years विद सॉल्वेज वैल्यू ऑफ 10,000, राइट, 10,000 उसकी सॉल्वेज वैल्यू है 5 साल बाद। द ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रीशिएशन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, राइट, इन 5th year इन 2 cases, 2 cases कौन कौन से, कि when there is other asset in the block, when there is no other asset in the block, करेक्ट। तो मैं बोल रहा हूं शुरू के 4 सालों में कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, शुरू के 4 सालों का डिप्रीशिएशन आपका वही रहेगा, चाहे अदर असेट इन द ब्लॉक हो चाहे अदर असेट इन द ब्लॉक नहीं हो। तो 1 लाख की मशीन है, 1 लाख की मशीन है, 20% WDV पे आपको क्या निकालना है, 20% WDV पे आपको डिप्रीशिएशन निकालना है।
हालांकि फॉर्मूला इसका होता है ओपनिंग WDV प्लस एडिशन ड्यूरिंग द ईयर माइनस सेल ड्यूरिंग द ईयर, लेकिन ये एडिशन और सेल तो हो ही नहीं रहा है 5th ईयर के अलावा, तो करना हमको सारे में है लेकिन काम का नहीं है, क्योंकि ना एडिशन है ना डिलीशन है एक्सेप्ट 5th ईयर। तो 5वें साल तक का डिप्रीशिएशन आपका वैसे ही निकलेगा जैसा निकलता हुआ आया कि ईयर 1 का डिप्रीशिएशन कैसे आएगा, 1 लाख का 20%, 1 लाख मल्टीप्लाई 20%, तो कितना आ गया 20,000। ईयर 2 का डिप्रीशिएशन कैसे आएगा, माइनस इक्वल टू करेंगे तो WDV अगली जो WDV आएगी 80,000, 80,000 का 20%, तो ये आ जाएगा 16,000 ईयर 2 का डिप्रीशिएशन। ईयर 3 का डिप्रीशिएशन कैसे आएगा, माइनस इक्वल टू मल्टीप्लाई 20%, 12,800। ईयर 4 का डिप्रीशिएशन कैसे आएगा, राइट, मल्टीप्लाई वापस माइनस इक्वल टू करने के बाद 10,240 आ जाएगा। तो ये 4 साल का डिप्रीशिएशन, चाहे लाइन लिखी हो अदर असेट इन द ब्लॉक, चाहे लाइन लिखी हो नो अदर असेट इन द ब्लॉक, इन चारों सालों के डिप्रीशिएशन पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। ये चारों सालों का डिप्रीशिएशन एज इट इज रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गेटिंग माय पॉइंट। अब 5वें साल क्या होगा वो इंपॉर्टेंट है। 5वें साल अगर मैं लिखूं, अगर 5वें साल में लिखूं, राइट, सिनारियो नंबर 1, सिनारियो नंबर 1, when no other asset in the block, no other asset in the block, ब्लॉक में कोई और असेट है ही नहीं, मतलब ये असेट आखिरी असेट है, ये जो हम असेट डील कर रहे हैं ये आखिरी असेट है, कोई और अदर असेट नहीं है, तो आखिरी असेट है, मतलब इनकम टैक्स का प्रोविजन अप्लाई हुआ कि आखिरी असेट जब हम बेचने जाएंगे तो कैपिटल गेन कैपिटल लॉस अट्रैक्ट होगा, डिप्रीशिएशन कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। मतलब इस सिनारियो में ईयर 5 का डिप्रीशिएशन होगा 0, मतलब CFAT की कैलकुलेशन में डिप्रीशिएशन हम नहीं लेंगे, राइट, लेकिन टर्मिनल में एक चीज जरूर लेंगे, वो है कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस। ये निकालने के लिए हमें देखना होगा कि हमारी WDV कितनी बची, तो हम देखेंगे 1 लाख में से ये सारे डिप्रीशिएशन अगर लेस कर दें हम, तो हमारी WDV कितनी बची, 1 लाख में से ये सारे डिप्रीशिएशन लेस कर दो, तो इसके बाद आपकी रिटर्न डाउन वैल्यू जो बची WDV वो बची आपकी 40,960, राइट, उसको हम लिख देंगे यहां पे ओपनिंग WDV कितना 40,960, करेक्ट। इस पे अब डिप्रीशिएशन कैलकुलेट होगा ही नहीं, वो तो मान के ही चलना, आप 0 है तो वो माइंड में लाना ही मत। एड एडिशन ड्यूरिंग द ईयर, वो तो कुछ हुआ ही नहीं, 0 है, लेकिन लेस सेल ड्यूरिंग द ईयर हुआ, क्या हुआ है 10,000 का, राइट, सॉल्वेज वैल्यू आपकी 10,000 है, क्वेश्चन ने दिया है, 1 मिनट आपको बता देता हूं वापस, टर्मिनल में सॉल्वेज वैल्यू आपकी 10,000 है, करेक्ट। तो ये सॉल्वेज लेस होगा, तो आपकी वैल्यू कितनी बची, 30,960 की वैल्यू आपकी बची, राइट, 30,960 की वैल्यू अब बच गई, जिसका हम कुछ नहीं कर सकते, तो ये पूरा का पूरा हमारे लिए क्या हो जाएगा, कैपिटल लॉस। और इस कैपिटल लॉस का ट्रीटमेंट क्या होगा, अभी तक हमने जितना भी किया केवल कैलकुलेशन की, कहीं से कहीं तक कोई कैश फ्लो आपका अभी एनपीवी को इंपैक्ट नहीं करेगा। एनपीवी को जो कैश फ्लो इंपैक्ट करेगा वो इंपैक्ट करेगा ये 30,960 पे हमें मिलेगा टैक्स बेनिफिट। क्या मिलेगा, टैक्स बेनिफिट। तो लेट्स से कि टैक्स रेट 30% है, क्वेश्चन ने शायद दी होगी, नहीं दी, उन्होंने बाद में डेटा में दिया है, इसी में टैक्स रेट इज 30%, ये टैक्स बेनिफिट 30%, राइट। तो ये हम सीधा समझ रहे हैं कि इसका 30% कर देंगे, मल्टीप्लाई 30%, राइट, तो हमारा टैक्स बेनिफिट आ जाएगा 9288, मतलब ये हमारे लिए इनफ्लो काउंट हो जाएगा इन टर्मिनल, जो एनपीवी में पार्टिसिपेट करेगा। बाकी सब ब्लू में जितनी भी कैलकुलेशन मैंने लिखी है वो केवल कैलकुलेशन है, रेड में जो मैंने लिखा है वही एनपीवी में पार्टिसिपेट करेगा। 4 साल तक तो कोई टेंशन है नहीं, 4 साल तक तो वैसे ही डिप्रीशिएशन जैसा हम सारी एसेट में कैलकुलेट करते हुए आ रहे हैं, 5वें साल में फर्क आएगा। लेकिन ये सिनारियो नंबर 1 है। सिनारियो नंबर 2 क्या है कि व्हेन देयर इज अदर असेट इन द ब्लॉक, व्हेन देयर इज अदर असेट इन द ब्लॉक, मतलब दूसरी एसेट्स भी हैं ब्लॉक में, मतलब आखिरी साल कैपिटल गेन कैपिटल लॉस कैलकुलेट नहीं होगा, मतलब ईयर 5 में नो कैपिटल गेन
ऑब्लिक कैपिटल लॉस, राइट। तो फिर आखिरी साल में ईयर 5 में डिप्रीशिएशन कैलकुलेट होगा। सवाल बस इतना है कि ये डिप्रीशिएशन कितना होगा। जल्दबाजी में ये मत कर लेना कि ये तो बड़ा ना नॉर्मल है कि हमारी जो WDV बची हुई आ रही है उस पे हम 20% लगा देंगे, ये गलत हो जाएगा। आपके WDV आखिरी साल में बची है 4 साल के डिप्रीशिएशन के बाद 40,960, राइट। 40,960 की आपकी WDV बची, इस पे 20% नहीं लगेगा, इस पे 20% नहीं लगेगा, फिर किस पे लगेगा? ये 40,960 ओपनिंग WDV है, राइट, प्लस इसमें करेंगे एडिशन जो कि 0 है, माइनस इसमें से करेंगे सेल वैल्यू जो कि 10,000 है। तो आपकी वैल्यू बचेगी कितनी? आपकी वैल्यू बचेगी ही 30,960। तो डिप्रीशिएशन जो लगेगा वो इसके ऊपर लगेगा, राइट। 30,960 पे आपका 20% का डिप्रीशिएशन लगेगा एंड इट विल बी 6192। ये ध्यान रखना आप, ब्लॉक ऑफ एसेट थ्योरी में बस यही फर्क है कि आखिरी साल हम सेल वैल्यू लेस करने के बाद डिप्रीशिएशन लगाते हैं, जो कि नॉर्मल सिनेरियो में नहीं लगाते, करेक्ट है। तो ये था आपका पूरा ब्लॉक ऑफ एसेट थ्योरी का कंसेप्ट। एक बार एक क्वेश्चन कोई भी रिवाइज कर लेना आप, राइट, चाहे वो मॉड्यूल का ये सेम क्वेश्चन रिवाइज कर लो घर पे बिना देखे, या कोई और क्वेश्चन कर लो, राइट, लेकिन एक क्वेश्चन जरूर कर लेना ताकि आपकी एक हैबिट डेवलप हो जाएगी। आपको अभी समझ सब कुछ आया होगा, लेकिन जब तक हम हमारे हाथ से पेन से लिखेंगे नहीं, सॉल्व नहीं करेंगे, तो वो रिटेन नहीं होगा एग्जाम तक, करेक्ट। चलो अब हम पहुंच रहे हैं हमारे अगले कंसेप्ट की तरफ, एंड दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। क्या होता है ये इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न? तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होता है प्रोजेक्ट का एग्जैक्ट रिटर्न। एनपीवी में हम क्या करते हैं? एनपीवी में हम हमारा रेट पहले से मान लेते हैं कि हमारा रेट 12%, राइट। तो बताओ एनपीवी कितनी? एनपीवी पॉजिटिव होगी तो इसका मतलब ये है कि प्रोजेक्ट तो ज्यादा कमा के दे रहा है आपकी रेट से, राइट। एनपीवी ये एनालाइज करके देती है कि योर एक्सपेक्टेशन से कंपैरिजन करने पे अगर पॉजिटिव आए तो योर एक्सपेक्टेशन से आपका जो नेट कैश फ्लो है वो ज्यादा कमा रहे हो, राइट। अगर प्रोजेक्ट का रिटर्न कम हुआ और आपने बोला कि मेरी एक्सपेक्टेशन 12% है लेकिन प्रोजेक्ट का रिटर्न कम हुआ, तो एनपीवी नेगेटिव आ जाती है। तो आईआरआर आपको वही सीधा बता देता है कि ये प्रोजेक्ट आपको 12% का रिटर्न दे रहा है कि 15% का रिटर्न दे रहा है कि 17% का रिटर्न दे रहा है। तो आईआरआर वो डिस्काउंटिंग रेट है, आईआरआर इज द डिस्काउंटिंग रेट, is the discounting rate at which NPV is equal to 0। मतलब यहां एनपीवी 0 ही होगी, ये श्योर है, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन एग्जैक्ट फुलफिल होगी, राइट। आपका प्रोजेक्ट का एग्जैक्ट रिटर्न बता रहा है कि प्रोजेक्ट इतना कमा के दे रहा है, तो फिर उससे आप जब डिस्काउंटिंग करोगे तो एनपीवी 0 ही आएगी। एनपीवी 0 का मतलब भी क्या होता है कि वी आर अर्निंग इज इक्वल टू आवर एक्सपेक्टेशन, मतलब जिस परसेंटेज से हमने निकाला उस परसेंटेज के इक्वल हम कमा रहे, करेक्ट है क्या? तो आईआरआर निकालने का कोई फॉर्मूला है ही नहीं। आईआरआर निकालने का बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। वो सिंपल सा कंसेप्ट क्या है कि आईआरआर में आपको क्या करना होता है, एक टेबुलर फॉर्म में समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको, बनाना तो एग्जाम में आपको ऐसा टाइमलाइन तो नहीं बना सकते आप, ये केवल समझने के लिए। क्या आईआरआर में बहुत सारे कैश फ्लो होंगे जो इधर उधर बिखरे हुए होंगे, और एक कैश फ्लो होगा जो 0 ईयर में होगा, राइट। तो 0 ईयर में लेट्स से कि 0 ईयर में जनरली हम इन्वेस्टमेंट ही करते हैं, तो एक लेट्स से कि 1 लाख का इन्वेस्टमेंट आपने किया और हर साल आपने इतना कमाया। क्या कमाया? सेल माइनस ऑल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, सब कुछ करने के बाद आपको सीएफएटी पे पहुंचना है, मतलब उस एलिमेंट तक पहुंचना है जहां पे हम मल्टीप्लाई प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर करें। तो ये सीएफएटी अगर डायरेक्टली गिवन है तो वेल एंड गुड, नहीं गिवन है तो यू हैव टू कैलकुलेट, जैसा कि हम एनपीवी में कैलकुलेट करते हैं वैसा का वैसा। मल्टीप्लाई प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर हम एनपीवी में करते हैं, बस वो यहां नहीं करना है, राइट, क्योंकि यहां पे रेट हम खुद निकाल रहे हैं, यहां पे रेट क्वेश्चन में गिवन नहीं है। और टर्मिनल कैश फ्लो भी अपनी जगह है। तो इन सारे कैश फ्लो को हम क्या करते हैं, एक ऐसी रेट से डिस्काउंट करते हैं ताकि इन सारे कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू का टोटल कितना बन जाए, 1 लाख, ताकि 1 लाख पॉजिटिव और 1 लाख नेगेटिव आपस में दोनों एडजस्ट होकर एनपीवी क्या बन जाए, 0। मतलब आईआरआर पे आपको कुछ नहीं करना होता है। एट आईआरआर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो को प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो के इक्वल लाना होता है।
और सॉल्यूशन का तरीका क्या है? एक ही तरीका है, बाय ट्रायल एंड एरर। अलग अलग रेट से आपको ट्राई करना है और आपको देखना है कि किस पे एनपीवी जीरो आ रही है। 10 पे जीरो आ रही है तो 10, राइट। 10 पे जीरो नहीं आ रही है तो अगली ट्राई करेंगे 12, अगली ट्राई करेंगे 14, अगली ट्राई करेंगे 20, जो भी ट्राई करेंगे हम, बस एनपीवी जीरो चाहिए। कभी कभी ऐसा होगा कि हमारा आंसर 15 और 16 के बीच में होगा, कि 15 पे एनपीवी पॉजिटिव आ रही है और 16 पे एनपीवी नेगेटिव आ रही है, तो हमें ये पता चल गया कि जीरो इन दोनों के बीच में है, तो उन दोनों के बीच में इंटरपोलेशन वाला फॉर्मूला लगा देंगे, जो कि फॉर्मूला होगा लोअर रेट प्लस डिफरेंस फ्रॉम लोअर डिवाइडेड बाय डिफरेंस फ्रॉम लोअर प्लस डिफरेंस फ्रॉम हायर मल्टीप्लाई हायर रेट माइनस लोअर रेट। बोले देखा देखा सा फॉर्मूला लग रहा है हमने कहीं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो आप, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा पे बैक पीरियड और डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड में, लेकिन ईयर था यहाँ पे, लोअर ईयर था, यहाँ पे लोअर रेट आ गया क्योंकि हमारा अल्टीमेट टारगेट रेट निकालना है। करेक्ट, ये हुआ आईआरआर का कंसेप्ट। पहले हम आईआरआर सॉल्व करते हैं और उसके बाद हम मॉडिफाइड आईआरआर को समझने की कोशिश करेंगे। करेक्ट, तो आईआरआर सॉल्व करते हैं एक क्वेश्चन के साथ। चाहे तो हम एक ही क्वेश्चन से आईआरआर मॉडिफाइड आईआरआर दोनों समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 से, डिटरमाइन इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एंड मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, तो पहले आईआरआर समझ रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट ऑफ 1,30,000 यील्ड्स द फॉलोइंग कैश फ्लोज, राइट। प्रॉफिट बिफोर डिप्रीशिएशन बट आफ्टर टैक्स, डिप्रीशिएशन के पहले बट टैक्स के बाद, तो ये तो सीएफएटी हो गया ना, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है आपको, ये ऑलरेडी सीएफएटी है, तो इसमें फिर कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा, सीधे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन होगा। करेक्ट, श्योर। चलो, अब आपको क्या करना है, इन सारे कैश फ्लो को एसी रेट से डिस्काउंट करना है ताकि एनपीवी जीरो आ जाए। अब वो रेट कैसे आएगी मैं अभी बता रहा हूं ट्रायल एंड एरर से, लेकिन ये सबको आप टोटल वे में अगर 136 लाओगे तभी तो एनपीवी जीरो होगी। मतलब आईआरआर में हमेशा आपका टारगेट क्या होगा, इनिशियल कैश फ्लो। करेक्ट, क्या आपको इनिशियल कैश फ्लो के इक्वल आपको सारे कैश फ्लोज लाने हैं ताकि एनपीवी जीरो हो जाए। ठीक, अब आप सबसे पहले कैलकुलेटर पे टाइप करो, 30,000। 30,000 की प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलती है, राइट, कि डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर कर दें, फ्यूचर वैल्यू को अपॉन 1 प्लस आर कर दें तो प्रेजेंट वैल्यू निकलता है। याद है क्या फॉर्मूला, कि फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई 1 प्लस आर टू द पावर एन, तो देयरफॉर प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू अपॉन 1 प्लस आर टू द पावर एन, तो फ्यूचर वैल्यू को डिवाइड कर दे 1 प्लस आर टू द पावर एन से, तो हमारी प्रेजेंट वैल्यू आती है, राइट। मल्टीप्लाई प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर भी कर सकते हो, राइट, लेकिन ये थोड़ा सा आसान तरीका होगा। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर हम कब करेंगे वो मैं बता रहा हूँ आईआरआर में, प्रेजेंटेशन के हिस्से में। अभी तो ट्रायल एंड एरर कैलकुलेटर पे ही करना है, तो टाइप करो आप 30,000, मेरे साथ ही टाइप करो 30,000। सबसे पहला ट्रायल आईआरआर में हमेशा आपको 10% ही करना है, सबसे पहला ट्रायल हमेशा 10%। तो 30,000 डिवाइडेड बाय 1.10 डिवाइड बाय 1 प्लस आर 1.10, एक बार इक्वल टू करोगे तो पहले साल की प्रेजेंट वैल्यू आएगी, और चाहिए भी पहले साल की मेमोरी प्लस। 30,000 डिवाइडेड बाय 1.10 एक बार इक्वल टू मेमोरी प्लस, फिर टाइप करो आप 40,000, राइट। यहां पे एक शॉर्टकट आपको पता होगा, राइट, कि डिवाइडेड बाय 1.10 दो बार इक्वल टू करूं या सीधा दो बार इक्वल टू प्रेस कर दूं, बात एक ही है। तो 40,000 इक्वल टू तो ऑटोमेटिक वो डिवाइड बाय 1.10 हो जाएगा, इक्वल टू मेमोरी प्लस। फिर 60,000 तीन बार इक्वल टू 1 2 3 मेमोरी प्लस। फिर 30,000 चार बार इक्वल टू 1 2 3 4 मेमोरी प्लस। फिर 20,000 पांच बार इक्वल टू 1 2 3 4 5 मेमोरी प्लस। मेमोरी रिकॉल किया तो ये आया 1,38,318, बल्कि चाहिए कितना था 136। हम आसपास तो पहुंचे लेकिन एग्जैक्ट नहीं पहुंचे, और पहुंचना तो एग्जैक्ट ही है। तो अब हमें जो हमारा कैलकुलेटर पे वैल्यू आया उससे ज्यादा अमाउंट चाहिए कि उससे कम अमाउंट चाहिए, तो सवाल है उससे कम चाहिए। तो जल्दबाजी में ये फैसला मत ले लेना कि कम अमाउंट चाहिए मतलब कम रेट ट्राई करेंगे, नहीं, ये प्रेजेंट वैल्यू है। जैसे जैसे आप रेट बढ़ाते हुए जाओगे आपका प्रेजेंट वैल्यू गिरता हुआ जाएगा, और आपको गिराना ही है।
आपको गिराना ही है, मतलब रेट आपको इससे बढ़ा वाला ट्राई करना पड़ेगा। तो रेट सीधा ट्राई करो 10 के बाद 15, राइट, ताकि 15 पे भी आंसर नहीं आया तो 15 के बाद 20। तो आपके ध्यान में ये चीज नहीं आनी चाहिए कि हम एक एक ट्रायल कितना करेंगे अगर हमारा आंसर 26 है। यहाँ पे नहीं है, किसी और क्वेश्चन में अगर 26 27 होगा तो 10 से शुरू करेंगे, तो 11 12 13 14 15 16 17 ऐसे कितना कितना करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट। तो आप हमेशा 5-5 का गैप ट्राई करना, ताकि आपको ये आइडेंटिफाई हो जाएगा कि किस 5 की रेंज के बीच में आपका आंसर है। अब हम ट्राई कर रहे हैं 15%। 30,000 डिवाइडेड बाय 1.15, राइट, एक बार इक्वल टू मेमोरी प्लस। 40,000 दो बार इक्वल टू मेमोरी प्लस। 60,000 तीन बार इक्वल टू मेमोरी प्लस। 30,000 चार बार इक्वल टू मेमोरी प्लस। 20,000 पांच बार इक्वल टू मेमोरी प्लस। मेमोरी रिकॉल किया तो 1,22,000 समथिंग कुछ आया, मतलब बहुत बहुत गिर गया आंसर। तो ये तो श्योरिटी आ गई कि हमारा आंसर 10 और 15 के बीच में है। तो जैसे ही रेंज आइडेंटिफाई हुई तो हम 11 12 13 चार ट्रायल और कर लेंगे, किन दो के बीच में आंसर है ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, किन 2% के बीच में हमारा आंसर है। तो ट्राई करो आप 11%, राइट। 30,000 डिवाइडेड बाय 1.11 एक बार इक्वल टू मेमोरी प्लस। 40,000 दो बार इक्वल टू, अभी स्पीडली कर सकते हैं हम, 60,000 1 2 3 मेमोरी प्लस। 30,000 1 2 3 4 मेमोरी प्लस। 20,000 1 2 3 4 5 मेमोरी प्लस। मेमोरी रिकॉल किया तो ये आया 134, मतलब हमारा आंसर 10 और 11 के बीच में ही आ रहा है, राइट। तो हम क्या करेंगे, एग्जाम में प्रेजेंटेशन की जब बारी आएगी ना, तो प्रेजेंटेशन की बारी में अब ये पता चल गया ना कि हमारा आंसर 10 और 11 के बीच में है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आप एक टेबल बनाओगे ऐसी, एक ऐसी टेबल बनाओगे, ईयर, कैश फ्लो, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट 10%, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट 11%। तो उससे आएगी प्रेजेंट वैल्यू 10% से प्रेजेंट वैल्यू 11% से। समझ पा रहे हो, ये प्रेजेंटेशन का हिस्सा बता रहा हूं, मतलब उन दो के बीच में जिसके बीच में आपका आंसर आया उसको प्रेजेंट भी करना होगा। तो ईयर 1 2 3 4 5, फिर यहां लिखोगे CFAT। कभी कभी ऐसा होगा कि ये CFAT की कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, तो फिर टेबल आप ईयर की टेबल ऐसी बनाओगे, ईयर 1 2 3 4, पहले CFAT निकालोगे और उसके बाद ये टेबल बनाओगे। गेटिंग माय पॉइंट, सॉरी, क्लियर। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे हम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट 10%, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट 11%। तो ये आ जाएगी प्रेजेंट वैल्यू 10% से और ये आ जाएगी प्रेजेंट वैल्यू 11% से, करेक्ट। इस 10% और 11% का टोटल हम जब यहां करेंगे तो ये वही आएगा जो हमने अभी निकाला कैलकुलेटर पे, 134,994। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, 10% वाला आंसर हमने लिखा नहीं, वापस कर लेते हैं। 10% वाला 30,000 डिवाइडेड बाय 1.10 इक्वल टू मेमोरी प्लस। 40,000 दो बार इक्वल टू मेमोरी प्लस। 60,000 1 2 3 मेमोरी प्लस। 30,000 1 2 3 4 मेमोरी प्लस। 20,000 1 2 3 4 5 मेमोरी प्लस। मेमोरी रिकॉल किया तो 138,318 आया, राइट। तो 138,318, ये दोनों आंसर्स हम यहां लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 10% पे आंसर आया 138,318 और 11% पे आंसर आया 134,994, करेक्ट। इन दोनों के बीच में हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है 1,36,000, याद आ गया, राइट। इस टारगेट से इसका डिफरेंस, फिर टोटल डिफरेंस को हम ऐसा भी बोल सकते हैं DL और DH, ये पूरा तरीका याद आ गया होगा आपको, राइट। तो इससे इसका डिफरेंस कितना कितना आ रहा है देख लेते हैं, 138,318, तो ये तो आ रहा है 2,318, करेक्ट। 136 माइनस 134,994, ये करेंगे तो ये आएगा 1,006। तो आपका फाइनल फॉर्मूला लगेगा लोअर रेट प्लस डिफरेंस फ्रॉम लोअर डिवाइडेड बाय डिफरेंस फ्रॉम लोअर प्लस डिफरेंस फ्रॉम हायर मल्टीप्लाई हायर रेट माइनस लोअर रेट। जनरली ये 1 होगा, लेकिन क्वेश्चन कभी कभी डेटा आपको ऐसा दे कि क्वेश्चन नहीं डिस्काउंटिंग रेट दे रहा है, 12%, 15%, 18%, 25%, ऐसे ऐसे गैप दे रहा है। तो फिर जिन गैप के बीच में आपका आंसर है 12 पे निकालो, 15 पे निकालो,
इन दोनों के बीच में आपका आंसर है, तो 15 माइनस 12 आपको ऐसा करना होगा, अगर क्वेश्चन फैक्टर प्रोवाइड कर रहा है तो। अगर आपकी चॉइस है तो आप हमेशा एक का ही गैप लेना, आप 5-5 के गैप मत लेना। मैं आपको बोल रहा हूं क्योंकि गैप जितना ज्यादा होगा एक्यूरेसी उतनी सेक्रीफाइस होगी, तो ये गलती एग्जाम में ना हो। ठीक है, चलो और आगे बढ़े हम। तो कितना होगा ये, तो ये आ रहा है 10.697 यानी कि 10.70%। 10.70% ये आपका हो जाएगा IRR। दिस इज द आंसर। तो ये प्रेजेंटेशन का हिस्सा करना कैसे वो भी बताया। प्रेजेंटेशन का हिस्सा ये जरूर ध्यान रखना कि वो प्रेजेंट वैल्यू सीधी कैलकुलेटर पे सॉल्व ना हो जाए। जिन दो के बीच में आपका आंसर है उन दो को आपको प्रेजेंट करना है। ये CFAT अगर डायरेक्ट गिवन है तो वेल एंड गुड, नहीं गिवन है तो NPV में जैसे हम CFAT निकालते हैं वैसे टेबुलर फॉर्म में आपको पहले CFAT निकालना है, और CFAT निकालने के बाद ये टेबल वापस दोबारा बनाना है। करेक्ट, श्योर। चलो अब हम आ रहे हैं मॉडिफाइड IRR। पहले तो ये बताते हैं कि मॉडिफाइड IRR का कंसेप्ट आया ही क्यों। मॉडिफाइड IRR का कंसेप्ट इसलिए आया कि कभी कभी कुछ डेटा ऐसा होता है जिस पे 2 IRR निकल जाते हैं मैथमेटिकली। एक छोटा निकलता है जैसे 20-25% के आसपास, एक 300-400%, ऐसा होता है। कुछ डेटा ऐसा क्लास के नोट्स में आपका लिखा होगा ऐसा एग्जाम्पल जिसमें ऐसा है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ डेटा ऐसा भी दिया है मैंने क्लास में आपको जिसमें IRR निकाल ही नहीं सकते, आप कुछ भी कर लो IRR निकाल ही नहीं सकते, मतलब NPV नेगेटिव जा ही नहीं रही। कोई सा भी रेट ले रहे हैं NPV पॉजिटिव 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 रह रही, मतलब NPV एक पॉजिटिव आएगी एक नेगेटिव आएगी तभी तो IRR निकाल पाएंगे हम, कि जीरो हम कहाँ निकाल, NPV जीरो हो ही नहीं रहे। तो कभी कभी ऐसा भी डेटा होता है। तो इस कंसेप्ट को ओवरकम करने के लिए मॉडिफाइड IRR का कंसेप्ट आया। तो वैसे तो IRR इज द बेस्ट टेक्निक, बट इन सिचुएशंस में जहां IRR फेल हो जाता है या जहां IRR की कुछ लिमिटेशंस है, उस लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए मॉडिफाइड IRR पढ़ा गया है। ठीक है, तो मॉडिफाइड IRR में हम क्या करते हैं, आपको याद होगा, वापस ये टाइमलाइन बनाते हैं। इस कैश फ्लो को छोड़ के, जो कि 0 ईयर पे है, 0 ईयर के कैश फ्लो को छोड़ के बाकी सब कैश फ्लो को हम आखिरी ईयर तक पहुंचाते हैं, एक्सेप्ट आखिरी ईयर का कैश फ्लो, क्योंकि वो तो ऑलरेडी आखिरी ईयर पे ही है। आखिरी ईयर पे कैसे पहुंचाते हैं, फ्यूचर वैल्यू निकाल लेते हैं उसकी, राइट। इससे यहां तक पहुंचाएंगे तो इससे 1 2 3 4 साल का फैक्टर लगा देंगे फ्यूचर वैल्यू का। तो फॉर्मूला लगा देंगे प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई 1 + R⁴। गेटिंग माय पॉइंट। तो ऐसे हम सबको फ्यूचर में पहुंचा देंगे। तो फ्यूचर में एक कैश फ्लो आएगा, फ्यूचर में एक कैश फ्लो आएगा और प्रेजेंट में एक कैश फ्लो होगा। इन दोनों के बीच में जो R एग्जिस्ट करता है वही R आपका मॉडिफाइड IRR होगा। अब सवाल ये कि सर R तो हमारे पास ऑलरेडी है, वो वाला R नहीं। ये जो कैश फ्लो को हम यहां से यहां पहुंचा रहे हैं वो वाला R डिस्काउंटिंग रेट है, और बाद में एक फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू का जो R आएगा वो अलग आएगा, राइट। यानी कि कैश फ्लो को आपको डिस्काउंटिंग रेट से फ्यूचर पे पहुंचाना है और बाद में एक नया रेट निकालना है जो कि मॉडिफाइड IRR होगा। इसी क्वेश्चन में हम करने की कोशिश करते हैं। एक डिस्काउंटिंग रेट प्रिंट होना रह गई है, तो वो डिस्काउंटिंग रेट में प्रिंट कर देता हूं कि डिस्काउंटिंग रेट लेट से 10% है। तो आपको क्या करना है, इन सारे कैश फ्लो को 5th ईयर पहुंचाना है 10% से। 5th ईयर वाला कैश फ्लो ऑलरेडी 5th में ही है, तो एक बड़ा लमसम अमाउंट इकट्ठा हो जाएगा। इसको और उस लमसम अमाउंट पे प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लगा देना है टाइम को लेके, राइट। n = 5 ईयर्स ले लो, और उसके बाद जो R आएगा वो R आपका मॉडिफाइड IRR होगा। करेक्ट, कैलकुलेट करते हैं। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक इनिशियल कैश फ्लो लिखना है। उसका तो कुछ करना नहीं, केवल लिखना है बस। अभी इनिशियल कैश फ्लो कितना है, 1,36,000, ठीक है, आउटफ्लो है। फिर एक टेबल बनानी है, टेबल में यहां लिखना है ईयर 1 2 3 4 5, यहां लिखना है कैश फ्लो। कैश फ्लो आप लिखोगे 30 40 60 30 और 20, 30 40 60 30 और 20, करेक्ट। 30 40 60 30 और 20, इन सब पे फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लगाना है। इन सब की आपको निकालनी है फ्यूचर वैल्यू, राइट। तो फ्यूचर वैल्यू निकालनी है, तो 30,000 की फ्यूचर वैल्यू जब निकालोगे तो क्या होगा, 30,000 ईयर 1 के एंड में, और आपको पहुंचाना है इसको 5th ईयर के एंड में।
तो 1 ईयर के एंड से 5th ईयर का एंड मतलब 4 साल का ही गैप है, ये ध्यान रखना। 1 से 5 में 5 मत ले लेना, क्योंकि एंड से एंड जब गिनोगे तो 4 ही आएगा। तो मल्टीप्लाई 1.10 की पावर 4, फिर यहां करोगे आप 40,000 मल्टीप्लाई 1.10 की पावर 3, क्योंकि अब ये 3 साल का ही गैप है, 2 साल से 5वें साल, सबको 5वें साल इकट्ठा करना है। 60,000 को जब मल्टीप्लाई करोगे 1.10 की पावर 2 से करोगे, फिर 30,000 को मल्टीप्लाई करोगे 1.10 की पावर 1 से, राइट। और 20,000 तो आपका सीधा 20,000 ही होगा, इस पर कुछ करने की जरूरत नहीं, पावर 0 है तो वो 1 हो जाएगा, फैक्टर एंड सो, राइट। तो हम करते हैं 1.10 मल्टीप्लाई पावर जब करेंगे तो मल्टीप्लाई 3 बार इक्वल टू 1 2 3 मल्टीप्लाई 30,000, तो ये आएगा 43923, ठीक। फिर 40,000 1.10 की पावर 3 मल्टीप्लाई 40,000, तो ये आएगा 53240। फिर 1.10 इंटू इक्वल टू मल्टीप्लाई 60,000, तो ये आएगा 72600। फिर 30,000 मल्टीप्लाई 1.10 सीधा कर दो, ये आ जाएगा 33,000। तो टोटल आपका कितना हो जाएगा, 33 प्लस 20 प्लस 72,600 प्लस 53240 प्लस 43923, तो ये आएगा 222763। ये फ्यूचर वैल्यू का टोटल आ गया। तो ये प्रेजेंट वैल्यू हो गया, ये फ्यूचर वैल्यू हो गया, n इज इक्वल टू 5 ईयर्स हो गया, करेक्ट। तो r नहीं निकाल सकते क्या, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई 1 प्लस r टू द पावर n। फ्यूचर वैल्यू इज 222763, प्रेजेंट वैल्यू इज 1,36,000। अब तो ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी का क्वेश्चन हो गया, 1 प्लस r टू द पावर 5, करेक्ट। अब आर मिसिंग है, ये आप निकाल लोगे, तो वो आर इज कॉल्ड MIRR, वो आर ही आपका मॉडिफाइड IRR होगा, श्योर। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये। एक कंसेप्ट हमारा और बचा है जिस पे अब हम आ रहे हैं, वो है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, जिसको शॉर्ट में हम बोलते हैं PI। इसके और भी दूसरे नाम है, इसका नाम है बेनिफिट कॉस्ट रेशियो, बेनिफिट कॉस्ट रेशियो। इसका और भी नाम है, वो नाम है डिजायरेबिलिटी फैक्टर। ऐसा कुछ भी आता है तो आपको ये वाला कंसेप्ट लगाना है। तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज नथिंग बट इट्स जस्ट एन रेशियो ऑफ NPV, राइट। NPV हम निकालते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। PI निकलता है बस रेशियो टर्म में, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो अपॉन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। इट्स लाइक कि हम वर्किंग कैपिटल निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। वो करंट रेशियो कैसे निकालते हैं, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो एक रेशियो टर्म में आंसर देता है और एक अमाउंट टर्म में आंसर देता है। एग्जैक्टली सेम रिलेशनशिप है NPV और PI का। NPV अमाउंट टर्म में आंसर दे रहा है और PI आपको रेशियो टर्म में आंसर दे रहा है। अब सवाल ये है कि ये PI रेशियो टर्म में क्या बताता है। तो PI जो है अगर 1 या 1 से बड़ा है, राइट, इक्वल टू 1 या 1 से बड़ा है, इसका मतलब है आपका इनफ्लो या तो आउटफ्लो के इक्वल है तब 1 है, या आउटफ्लो से ज्यादा है तब 1 से ज्यादा है। तो PI 1 या 1 से ज्यादा है तो फेवरेबल है, 1 से कम है तो अनफेवरेबल है। काम कहाँ आता है, ये काम आता है कैपिटल रैशनिंग में। बोले ये क्या होता है, कैपिटल रैशनिंग मतलब ये होता है कि आपके पास फंड लिमिटेड होते हैं और उस लिमिटेड फंड को बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में कंपैरिजन करके कुछ चुनिंदा प्रोजेक्ट्स को चूज करना होता है। तो वो चूज जो करना होता है वो NPV के बेसिस पे चूज ना करते हुए हम PI के बेसिस पे करते हैं, तो बेहतर रिजल्ट की तरफ पहुंचते हैं, राइट। तो ये PI वहां हेल्पफुल है जहां फंड लिमिटेड है, राइट। तो कैपिटल रैशनिंग का मीन ये होता है कि व्हेन वी हैव लिमिटेड फंड एंड वी हैव टू इन्वेस्ट दीज फंड इन सच ए वे टू ऑप्टिमाइज या टू मैक्सिमाइज आवर रिटर्न इज कॉल्ड कैपिटल रैशनिंग, राइट। तो ये कैपिटल रैशनिंग कहीं आया तो घबराना मत। देयर आर 2 टाइप, आगे थ्योरी चालू हुई, थोड़ी सी थ्योरी। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कैपिटल रैशनिंग। वो एक होती है हार्ड कोर कैपिटल रैशनिंग, एक होती है सॉफ्ट कोर कैपिटल रैशनिंग। हालांकि ये केवल थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, इसका प्रैक्टिकल से कोई लेना देना है। हार्ड कोर कैपिटल रैशनिंग का मतलब होता है एक्सटर्नल पैसे की कमी है, एक्सटर्नल कॉन्स्टेंट है। और सॉफ्ट कैपिटल रैशनिंग का मतलब होता है इंटरनल पैसे की कमी है, इंटरनल बजट लिमिटेशन है, करेक्ट। चलो आगे क्वेश्चंस पे आते हैं PI को समझने के लिए। लेकिन PI को समझने के लिए कुछ फॉर्मूले जो मैं आपको बता देता हूं। अभी जो फॉर्मूला मैंने बताया, PI इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो अपॉन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो, ये सा होता है।
एनपीवी का फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। नॉर्मल है सब, मैं केवल रिकॉल ही करवा रहा हूं। कभी कभी क्या होता है कि आपको पीआई गिवन होता है और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो निकालना होता है, तो हम नहीं निकाल सकते क्या कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो को मल्टीप्लाई कर दें इससे तो इनफ्लो आ जाएगा। तो आप ये भी यहीं देख लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो मल्टीप्लाई पीआई कर दो, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो आ जाता है, राइट। एनपीवी का फॉर्मूला मैं ये भी लिख सकता हूं कि एनपीवी इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो मल्टीप्लाई पीआई माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। बिल्कुल ठीक है, राइट, क्योंकि इनफ्लो की जगह अगर मैं ये फॉर्मूला लिख दूं और माइनस आउटफ्लो तो है ही अपनी जगह, राइट, ये माइनस आउटफ्लो तो है ही, गेटिंग माय पॉइंट, तो भी एनपीवी निकाल सकते हो। तो अल्टीमेटली ये सारे तरीके आपको एग्जाम में कैसी टेबल दी है उस पर डिपेंड करेगा कि ये कैसा आएगा, करेक्ट। तो इसमें दो टाइप के प्रोजेक्ट होते हैं, पहले वो भी डील कर लेते हैं और उसके बाद क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। दो टाइप के प्रोजेक्ट्स होते हैं पीआई के केस में, ये भी ध्यान रखना होगा। पीआई के केस में दो टाइप के प्रोजेक्ट्स होते हैं, एक होता है डिविजिबल प्रोजेक्ट और एक होता है इनडिविजिबल प्रोजेक्ट्स। डिविजिबल प्रोजेक्ट्स का मतलब होता है प्रोजेक्ट के टुकड़े किए जा सकते हैं, मतलब आप जैसे पैसा लगाते जा रहे हो लगाते जा रहे हो लगाते जा रहे हो रैंकिंग के हिसाब से कि ये फर्स्ट रैंकिंग पैसे दे दो, सेकंड रैंकिंग पैसे दे दो, थर्ड रैंकिंग पैसे दे दो, पीआई के बेसिस पे आपने रैंकिंग दी। फिर क्या हुआ कि जो अगली रैंकिंग आपकी आई सबसे लास्ट, उस रैंकिंग के अगर हमने प्रोजेक्ट के इन्वेस्टमेंट को देखा तो 5 लाख आया और हमारे पास बचा ही 3 लाख, तो 5 लाख वाले प्रोजेक्ट को 3 लाख दे सकते हैं क्या? तो ये डिपेंड करेगा कि प्रोजेक्ट डिविजिबल है कि नहीं है। तो अगर क्वेश्चन में लिखा हो कि प्रोजेक्ट डिविजिबल है तो आप सोचो ही मत, जितना पैसा बचा है उस प्रोजेक्ट में लगा दो। वो बात अलग है कि 5 लाख लगाते तो 2 लाख मिलता, राइट, उसके आगे अर्निंग भी तो लिखी होगी कि 5 लाख लगाने पे 2 लाख मिलता है, तो हम 3 लाख लगाएंगे तो 3 लाख के प्रोपोर्शन में मिलेगा, वो बात बराबर है। लेकिन डिविजिबल प्रोजेक्ट्स में प्रोजेक्ट के टुकड़े किए जा सकते हैं, आपके पास जितना पैसा बचा है लगा सकते हो। लेकिन इनडिविजिबल प्रोजेक्ट्स में आपको क्या करना होता है, इनडिविजिबल प्रोजेक्ट्स में आपको पूरा का पूरा या तो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट लगाना होता है या पूरा का पूरा प्रोजेक्ट रिजेक्ट करना होता है। तो यहां टुकड़े नहीं किए जा सकते, ये ध्यान में रखना होगा आपको, राइट। इसके क्वेश्चन से हमारे पास कुछ वो क्वेश्चन करते हैं, एक डिविजिबल का एक इंडिविजुअल, सेम क्वेश्चन है, एक डिविजिबल, यही क्वेश्चन हमने डिविजिबल से करा हुआ है यहाँ पे और इनडिविजिबल से करा हुआ है क्वेश्चन नंबर 20 में, इनडिविजिबल नाम दे दिया। तो क्वेश्चन इज सेम, बस प्रोजेक्ट एक जगह डिविजिबल है एक जगह इनडिविजिबल है। क्वेश्चन पढ़ते हैं हम कि आपके पास एक झोले में 10 लाख रुपए है, राइट, 10 ही है, मैक्सिमम 10 है, और प्रोजेक्ट बहुत सारे हैं जिनको अगर देखें तो 10 लाख से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स हैं। तो आप पूरा प्रोजेक्ट सारे प्रोजेक्ट्स तो नहीं लगा सकते, आपको क्या करना होगा, आपको ऑब्वियसली सेलेक्ट करना होगा, राइट, कि इनमें से हम किन प्रोजेक्ट्स में पैसा लगा पाए, गेटिंग माय पॉइंट। तो यहाँ डिविजिबल के केस में ये है कि डिविजिबल के केस में आपको कुछ नहीं करना, डिविजिबल के केस में सिंपली आपको बस इतना करना है, पीआई के बेसिस पे रैंकिंग देते हुए जाओ और रैंकिंग के हिसाब से पैसा अलोकेट करते हुए जाओ, राइट। तो ये टेबल, ये एज इट इज टेबल मैं आपके सामने यहाँ पे इसी टेबल में समझा देता हूं मैं आपको। चलो बस एक चीज निकाल के बता दो मुझे, वो है एनपीवी। एनपीवी कितनी आ रही, ये प्रोजेक्ट है, पीआई है, राइट। तो प्रोजेक्ट का अमाउंट दिया है, पीआई दिया है, तो एनपीवी आ सकता है क्या कि इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो। और एनपीवी का मतलब क्या होता है, इनफ्लो में से मैं वापस आउटफ्लो लेस कर दूं तो एनपीवी आ जाएगा। तो 3 लाख मल्टीप्लाई 1.22 तो आ गया इनफ्लो, उसमें से वापस 3 लाख लेस कर दूं तो आ जाएगा एनपीवी 66,000, ठीक। तो वैसे ही आप करो 1.5 लाख मल्टीप्लाई 0.95 तो ये आया 1,42,500 माइनस 1.5 लाख किया तो एनपीवी नेगेटिव होगी, होना ही है क्योंकि पीआई 1 से छोटा है तो एनपीवी नेगेटिव जाएगी 7,500 नेगेटिव। तो वैसे ही आप प्रोजेक्ट 3 में जब निकालोगे तो आएगा 70,000, चेक इट। प्रोजेक्ट 4 में जब निकालोगे 4,50,000 इंटू 1.18 माइनस 4,50,000 तो ये आएगा 81,000। प्रोजेक्ट 5 में हम देखेंगे तो ये आएगा 40,000 और प्रोजेक्ट इसमें आएगा ये 20,000। क्रॉस चेक कर लो, बस एनपीवी आ गया। अब हमारी एनपीवी कितनी होगी, हमारी एनपीवी, ये सारी एनपीवी नहीं हो सकती क्योंकि हम सारे प्रोजेक्ट नहीं लगा रहे, हमारे पास तो 10 लाख रुपए ही है, तो हमारी एनपीवी अलग होगी। तो इस 10 लाख को पहले ये सेलेक्ट करेंगे कि कौन कौन से प्रोजेक्ट में लगेगा, उसके बाद हमारी एनपीवी डिसाइड होगी।
तो हमारी एनपीवी आएगी कि हम प्रोजेक्ट के बेसिस पे एक क्या करेंगे, एक कॉलम बनाएंगे। देखो ये एनपीवी का कॉलम इसके जस्ट बाद का है, मैं यही टेबल में समझा रहा हूँ। तो तीन तो चीजें एग्जिटेड लिखोगे, अगला कॉलम आ जाएगा एनपीवी, उसका अगला कॉलम आएगा रैंकिंग, राइट। रैंकिंग क्या होगा, पीआई के बेसिस पे आपको रैंकिंग देनी होगी, जिसका पीआई सबसे ज्यादा उसकी रैंकिंग सबसे फर्स्ट। तो ये रैंकिंग हो गई फर्स्ट। फिर सेकंड रैंकिंग पे 2 है, 1 और 2। थर्ड रैंकिंग पे ये 1 है, ये 4th और ये 5th, राइट। रैंकिंग दी, 5th वाले को तो सेलेक्ट करने का फायदा ही नहीं, हालांकि वहां तक आते आते हमारा पैसा वैसे भी खत्म हो जाएगा। और एक आखिरी कॉलम बनेगा अलोकेशन ऑफ 10 लाख, मतलब 3 कॉलम तो ये जो क्वेश्चन ने दिए हैं और 3 कॉलम हम बना रहे हैं, एनपीवी, रैंकिंग, और उस रैंकिंग के बेसिस पे 10 लाख का अलोकेशन। 10 लाख का अलोकेशन बांटेंगे भी तो सही। तो रैंकिंग में भाई साहब ये खड़े हैं सबसे पहले, तो इसको दे देंगे हम 3 लाख रुपए, राइट। तो इसको 3 लाख पूरे के पूरे दे देंगे, ये अलोकेशन चल रहा है, ठीक है। सेकंड रैंकिंग में कौन कौन है, सेकंड रैंकिंग में है प्रोजेक्ट नंबर 3 और प्रोजेक्ट नंबर 5। कितने कितने पैसे हैं, 3.5 लाख दे देंगे। तो अब तक 10 में से हमने 6.5 दे दिए, फिर 2 लाख इसको भी दे देंगे, तो अब तक हमने 8.5 लाख रुपए दे दिए, राइट। अगली रैंकिंग आ रही है थर्ड, जिसको चाहिए 4.5 लाख, लेकिन हमारे पास बचे केवल 1.5 लाख। तो इस बंदे को हम बैलेंसिंग फिगर में 1.5 लाख रुपए ही दे पाएंगे इस प्रोजेक्ट को, क्योंकि प्रोजेक्ट डिविजिबल है, कोई टेंशन है नहीं। तो डिविजिबल प्रोजेक्ट के तो टुकड़े किए जा सकते हैं, करेक्ट। तो ये हो गया आपका डिविजिबल का आंसर। अब एनपीवी अगर हम कैलकुलेट करने जाएं तो एनपीवी कैसे कैलकुलेट होगी कि जो प्रोजेक्ट हमने पूरे पूरे लगाए उसकी तो पूरी पूरी एनपीवी मिलेगी। कैसे, 66 + 70 + 40, ये तो पूरी पूरी मिलेगी। गेटिंग माय पॉइंट, 66 + 70 + 40, लेकिन एक एनपीवी प्रोपोर्शनेट मिलेगी। क्यों, ये 81 वाली, कि 81 कब मिलता है, जब हम 4.5 लाख रुपए लगाते हैं। हमने तो 1.5 लाख ही लगाया, तो फिर 1.5 लाख के हिसाब से कितना मिलेगा, 81 डिवाइडेड बाय 450 मल्टीप्लाई 150, राइट। तो 81 को आप प्रोपोर्शनेट करो तो कितना आएगा, 27,000। तो ये हमारी टोटल एनपीवी हो जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट, ये हमारी टोटल एनपीवी हो जाएगी। दिस इज द फाइनल आंसर। लेकिन जब प्रोजेक्ट इनडिविजिबल होते, प्रोजेक्ट के टुकड़े नहीं कर सकते थे हम, इनडिविजिबल होते तो क्या करते, फिर इनडिविजिबल होते तो हम ट्रायल एंड एरर करते, कोई ऑप्शन नहीं है। 10 लाख का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कहां हो सकता है ये देखते हैं हम, राइट। वो 1.5 लाख को झोले में रख के नहीं घूमते कि यार 1.5 लाख बच गया तो बचे रहने दो, राइट, कहीं मत लगाओ। इससे बेहतर है हम कोशिश करेंगे कि इस 1.5 लाख को कहीं इन्वेस्ट कर पाए। तो हम वहां क्या करेंगे, ट्रायल एंड एरर, अलग अलग प्रोजेक्ट में पैसा लगाएंगे। चलो लगा के देखते हैं, यही वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, राइट। इनडिविजिबल से कर रहे हैं हम, राइट। डेटा हम यही वाले यूज कर लेते हैं। चलो हम लगा के देखते हैं। प्रोजेक्ट 1 लगाया, प्रोजेक्ट 1, 3 और 5 लगाया, तो 1.5 लाख बच जाएगा। प्रोजेक्ट 1, 3, 5 लगाएंगे तो कितना मिलेगा हमें, 66,000 + 70,000 + 40,000, मतलब मिलेगा 176। अगर 176 से ज्यादा कोई कॉम्बिनेशन मुझे 10 लाख में लाके दे देगा तो मैं उसको भी प्रेफर करूंगा, राइट। तो चलो चेक करते हैं। हम ऐसा भी कर सकते हैं क्या, प्रोजेक्ट नंबर 1, 3 और 4, इसमें हमें हाईएस्ट मिल रहा है एनपीवी, पता चला ये करें 1, 3 और 4, तो पता चला ये हमारा बजट क्रॉस कर गया। 3 लाख, 3.5 लाख और 4.5 लाख कर ही नहीं सकते, प्रोजेक्ट 1, 3 और कर ही नहीं सकते, तो फिर क्या करें। तो फिर हमने सोचा चलो 1, 4 और 5 करते हैं। 1, 4, 5 कर सकते हैं क्या, बोले 3 और 4.5, 7.5 और 9.5 कर सकते हैं। तो 1 में मिलेगा 66,000 + 4 में मिलेगा हमको 81,000 + 40,000, यस 187 आ गया, मतलब पिछली बार से ज्यादा आया। 180, पिछली बार 176 ही था, इसमें 187 हमने हमारे टारगेट में कमा लिया। और इससे बेहतर कर सकते हैं क्या, तो पता चलेगा 3, 4 और 5, ये तीनों लो आप एक बार जरा, 3, 4 और 5, इसमें भी 10 लाख के अंदर अंदर काम हो रहा है, 10 लाख एग्जैक्ट लग रहे हैं। और 3, 4, 5 का जब टोटल करोगे 70 + 81 + 40, तो एनपीवी आएगा 191। तो व्हेन प्रोजेक्ट्स आर इनडिविजिबल, हमें ऐसे ट्रायल कर करके देखने होंगे और बेस्ट कॉम्बिनेशन को हमें बाय ट्रायल एंड एरर सेलेक्ट करना होगा, जो कि आएगा 3, 4 और 5 इन द गिवन क्वेश्चन। गेटिंग माय पॉइंट। तो ये था पीआई का क्वेश्चन। श्योर, इसके बावजूद अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे नोट्स में बचे हैं, जिनको आप अब इन लेक्चर्स को देखने के बाद ट्राई कर रहे हो,
राइट। ट्राई करने के बाद किसी किसी क्वेश्चन में छोटे छोटे सिली से डाउट आते हुए जाएंगे, आते हुए जाएं तो बिल्कुल बिंदास होकर पूछते हुए जाना, राइट। और अकेडमी पे भी अवेलेबल मिलूंगा। अगर आपको लग रहा है कि बहुत सारे डाउट इकट्ठे हो गए तो आप सब ढेर इकट्ठा करके अकेडमी पे लेके आ जाओ, यहाँ बैठ के सॉल्व कर लेंगे। करेक्ट है। तो इस टॉपिक के साथ पार्ट 3 के साथ हमारा कैपिटल बजटिंग का ये रिवीजन का टॉपिक भी समाप्त हुआ। इसके साथ अब तक हमारे सारे टॉपिक्स के रिवीजन लेक्चर्स भी समाप्त हुए, राइट। ये पूरा रिवीजन देखने के बाद, राइट, मुझे बताना जरूर कि अगर किसी पर्टिकुलर किसी टॉपिक का आपको वीडियो बनाना है या ऐसा कुछ करना है तो मुझे मैसेज जरूर डाल देना। अगर लगता है कि इसमें किसी कंसेप्ट को इलोबरेट करना है तो वो भी बता देना। फीडबैक जरूर देना कि आपको ये लेक्चर्स सारे देखने के बाद कैसा लगा, राइट। क्या ये सारी चीजें जितनी हमने क्लास में पढ़ी, जितने हमारे नोट्स और कंसेप्ट्स में, क्या वो सारी चीजें रिकॉल हो गई इन लेक्चर्स को देखने के बाद? ये सारा फीडबैक जरूर देना ताकि नेक्स्ट लेक्चर्स हम जब बना पाए तो उसमें आपके अकॉर्डिंग कस्टमाइजेशन जरूर कर पाए। आई होप कि आप लोगों ने जितने लेक्चर्स की जर्नी अब तक हुई है वो सारे लेक्चर्स जो है वो एंजॉय किए होंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है, राइट। एग्जाम में बिल्कुल बिंदास होके बिड़ जाना, राइट। अब मैं बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपके इस एग्जाम टाइम पे कि मैं बोले जाऊं आप सुनते हुए जाओ, राइट। भिड़ जाना। कोई भी डाउट आए तो ये हिचकिचाना मत, हेजिटेट मत होना कि सर से अभी पूछे कि नहीं पूछे, क्या टाइम हो रहा है। तो एग्जाम टाइम पे तो नाइट्स में भी फोन हमारे चालू रहेंगे, चालू तो अभी भी रहता है, राइट, लेकिन उस टाइम नाइट में फोन अटेंड होंगे, राइट, जब जब आपके एग्जाम्स चल रहे होंगे। 24/7 हमारी हेल्पलाइन आपके लिए चालू हो जाएगी, राइट। कोशिश हमारी पूरी ये है कि आप लोगों तक 100% हेल्प पहुंचा पाए, लेकिन एक उम्मीद आपसे भी है कि आप एग्जाम में बिल्कुल भी लूज नहीं होंगे। एग्जाम में परफॉर्मेंस जो है उतनी ही होनी चाहिए जितनी हमारी उम्मीद है, राइट। 1% भी लूज नहीं लेना। कोर्स हो गया है ना, टाइम बचा है दोबारा करेंगे, राइट, फिर टाइम बचा है तीसरी बार करेंगे। टाइम को वेस्ट मत करना ये सोचते हुए कि यार अब तक तो सब कुछ हो गया, थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं। उस एंजॉयमेंट में जो हमारा हो चुका है वो कहीं ना कहीं लैग कर जाता है, राइट, स्ट्रांग नहीं हो पाता। तो जो हो चुका है उसको स्ट्रांग करो, जो वीक है उसको भी उस पोजीशन में लेके आओ कि हम उसमें भी कंफर्ट जोन फील कर पाए। करेक्ट। बस इन्हीं बातों के साथ, कोई ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं आपका, इन्हीं बातों के साथ मैं आज का ये टॉपिक समाप्त कर रहा हूं। आज के आनंद की जय। बाय बाय।